हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोहेब खान। और हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ से हमने टॉपिक प्रीवियस वीडियो में छोड़ा है। सो उसके अंदर हम यहाँ तक पहुँचे इस बुक के बारे में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो हम पढ़ रहे हैं किताब कि इसके हिसाब से जो इनिशियल चैप्टर में लिखा हुआ है इसके अंदर कि जब प्रोग्रेस हो रही थी साइंस के अंदर तो कैसे कैसी थेरीज, नई नई डेवलपमेंट थेरी के हो रहे थे यूनिवर्स के बारे में। तो उसके अंदर हम यहाँ तक पहुँचे थे कि न्यूटन ने जो अपनी थेरी पुट की थी ग्रेविटेशन की, तो उसके हिसाब से जो यूनिवर्स है वो उसकी जो बॉडीज़ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के थ्रू, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से वो फोर्स काम करता है। तो उसके हिसाब से जो यूनिवर्स की जो एंटिटीज़ है जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, बाकी जो एंटिटीज़ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के थ्रू। तो उनमें इतना अट्रैक्शन जो होता है तो उसके हिसाब से जो लास्ट लेयर है स्टार्स की, जो माना गया उस टाइम तक कि लास्ट लेयर जो है इस सेलेस्टियल स्फीयर की, वो स्टार्स, फिक्स स्टार्स की है। तो अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, तो आपस में अगर अट्रैक्ट करने की वजह से हो सकता है कि उनके अंदर टेंडेंसी हो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की और मर्ज होने की, पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, एक पॉइंट पे आके मर्ज होने की टेंडेंसी उनके अंदर पाई जाती है। और तो उसके काउंटर में एक आर्ग्यूमेंट दी गई साइंटिस्ट के द्वारा कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि यूनिवर्स जो है इनफाइनाइट है, उसका हर पॉइंट जो है इन्फिनिटी है। मतलब ये कि एक पॉइंट के आसपास जो स्टार्स है वो ऑलमोस्ट लाइक इनफाइनाइट है। तो मतलब ये कि जो जो अट्रैक्शन है किसी चीज़ का वो हर डायरेक्शन से उसको हो रहा है फिक्स स्टार्स को, इसलिए वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो फिक्स है अपनी जगह। और अर्थ के रोटेशन की वजह से लगता है कि वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड। पर इसके काउंटर में एक मतलब ये जो थ्योरी है न्यूटन की, इसके काउंटर में जो थ्योरी पुट की गई कि इनफाइनाइट है यूनिवर्स और हमेशा से है, और जिसके जो स्टार्स है वो भी इनफाइनाइट है, हमेशा से है। तो एक और काउंटर थ्योरी जो उसके सपोर्ट करते हुए न्यूटन को प्रूफ दी गई थी वो ये कि जो स्टार्स है वो एक पॉइंट तक तो, मतलब एक लिमिट, एक डिस्टेंस तक तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो ग्रेविटेशन का फोर्स है। और एक मॉडिफाइड थ्योरी है जिसके हिसाब से वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, एक डिस्टेंस के आगे जाके एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये कि एक लिमिट तक तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके बाद रिपेल करते हैं। हम जानते हैं कि दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट होंगी यूनिवर्स तो उसके हिसाब से हम हमेशा से है, यूनिवर्स हमेशा से है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और सेकंड ये कि अगर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन रिपल्शन में कन्वर्ट होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, तो जो बाकी जो बाहर है लिमिट के वो रिपेल होनी चाहिए, जो अंदर है वो अट्रैक्ट होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम जो रहेगा यूनिवर्स का फिर मेंटेन कैसे रह पाएंगे अगर ऐसा है तो। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट, इनका नाम था ओल्बर। तो उन्होंने काउंटर दिया न्यूटन की थ्योरी के ऊपर, एक और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया इंपॉर्टेंट, और वो ये दिया कि अगर स्टार्स हमेशा से है, यूनिवर्स स्टैटिक है, इनफाइनाइट है, हमेशा से है, तो जो हमारा जो स्काई है वो ब्राइट होना चाहिए हमेशा। मतलब सन की रोशनी के अलावा भी हम जहाँ देखेंगे वहाँ हमको स्टार नज़र आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा से, स्टार्स भी हमेशा से है, मतलब वो भी कभी क्रिएट नहीं हुए हैं। जो कि बाद में हमको पता है कि कैसे उसका डेवलपमेंट होने वाली है आगे चल के, हम डिस्कस करेंगे उसके मामले में। पर अभी तक जो उन्होंने जो अभी तक ऑब्जर्वेशन की थी उसके हिसाब से यूनिवर्स स्टैटिक और इन्फाइनाइट नहीं हो सकती, उन्होंने ये कहा। सेकंड की जो लाइट जो आ रही है स्टार से वो हमेशा से आ रही है, तो जो जो मीडियम है बीच का, मीडियम तो वैसे होता नहीं है, रेडिएशन के थ्रू जो होता है वो सप्लाई होता है एनर्जी का। पर अगर मीडियम है, ईथर माना गया था उसको, तो वो इतना ज़्यादा हीटअप हो गया होगा अभी तक, अगर ऐसा हुआ कि जल जाना चाहिए था मीडियम ने बीच के हीटअप होके, पर ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब फिलोसफी के अंदर थोड़ा आगे चलते हैं कि इसके अंदर डेवलपमेंट क्या क्या हुए, कि अभी तक क्या हो रहा था कि न्यूटन की थ्योरी के हिसाब से ये जो साइंटिस्ट लोग जो थे, मतलब जो अभी तक पुटअप कर रहे थे अपनी चीज़ें, तो एक और ब्रांच है साइंस की, इसको बोलते हैं फ़िलासफ़ी। तो उसके अंदर फ़िलासफ़ी जो है वो रिलीजन के अगेंस्ट भी रहती है और साथ में भी रहती है। तो एक फ़िलासफ़र थे, उनका नाम था ऑगस्टीन। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, तो उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन की, बुक का नाम था द सिटी ऑफ गॉड। तो उसके अंदर उन्होंने ये मतलब मेंशन किया अपने, एक फर्स्ट कॉज होना चाहिए यूनिवर्स के बनने के अंदर, एक पॉइंट पे बिगिन होनी चाहिए यूनिवर्स, जैसा कि रिलीजन्स के अंदर कहा गया है। दिख रहा है कि वो सपोर्टिव है रिलीजन के, अपने क्रिश्चियन है, अगस्तीन नाम है उनका, सेंट अगस्तीन नाम था उनका। तो उन्होंने जो क्रिश्चियन थ्योरी है उसके हिसाब से पुटअप किए कि यूनिवर्स जो है कभी ना कभी बनी होंगी, बिगिनिंग हुई होंगी यूनिवर्स की।
और उन्होंने एक आंकड़ा भी दे दिया है इसके हिसाब से कि 5000 BC बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के 5000 साल पहले यूनिवर्स बनी है, उन्होंने ऐसा कह दिया। और हमको पता है गलत ऑब्जर्वेशन है, पर ये तो उन्होंने जाना कि यूनिवर्स की बिगिनिंग है, उनकी जो थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने समझा। इसके अंदर बहुत सी फिर काउंटर है। एक अरिस्टोटल की जो थ्योरी है, जो ग्रीक फिलोसोफर्स है, उन सबका थ्योरी यही है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और हमेशा से है। मगर मतलब एक तरफ तो जो रिलीजन्स है, मोनोस्टिक रिलीजन्स, वो समझ रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुई है। सेकंड, अरिस्टोटल की जो फिलोसोफर्स है उसके टाइम लाइन के, वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है स्टेडी स्टेट है, स्टैटिक है और हमेशा से। एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कैंट ने दिया। कैंट साइंटिस्ट तो नहीं थे, पर एक फिलोसोफर थे बहुत बड़े, इमैनुअल कैंट कहा जाता है उनको। तो उन्होंने इसके ऊपर एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया कि आपस में ये जो दोनों थॉट्स है एक दूसरे के अंदर, कि यूनिवर्स हमेशा से है और कहीं बिगिनिंग हुई है, ये दोनों थॉट्स, थेसिस एंटीथेसिस जो है, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी एक दूसरे को। कि अगर यूनिवर्स हमेशा से है तो मतलब हम जो है अभी फ़िलहाल हम इनफाइनाइट ज़माना तय कर चुके हैं, पहले इनफाइनाइट टाइम हम लोगों ने तय कर लिया है अभी तक। और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि जो अगर यूनिवर्स कहीं बिगिनिंग हुई है तो उसके पहले क्या हुआ होगा, उसके पहले भी तो कुछ हुआ होगा ना, तभी यूनिवर्स क्रिएट हुई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। तो दोनों जो थॉट्स है वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है और दोनों जो है मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे किस चीज़ को बराबर। तो ऑगस्टीन ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया। उन्होंने जब ये पूछा गया कि अगर यूनिवर्स बिगिन हुई है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके, तो उसके पहले क्या हुआ था, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे, जो हम आज मानते हैं कि टाइम जो है वो यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। टाइम एक अलग से कोई इटर्नल चीज़ नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की ही प्रॉपर्टी है। जब यूनिवर्स बनी तभी टाइम की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसके अंदर हुई, कन्फ्यूजन दूर हुआ एक तरीके से हम सबका। हबल टेलीस्कोप ने एक नया डिस्कवरी की। उसने ऑब्जर्व किया कि जो स्काई है उसके जो स्टार्स है, स्टार्स की जो लाइट है वो रेड की तरफ शिफ्ट कर रही है स्पेक्ट्रम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, अगर कोई चीज़ रेड की तरफ शिफ्ट करे स्पेक्ट्रम की तरफ, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमसे दूर जा रही है। और अगर वो वायलेट की तरफ शिफ्ट करती है, मतलब वो करीब आ रही है हमारे। तो मतलब ये अगर वो रेड की तरफ शिफ्ट कर रही है, जो हब्बल ने ऑब्जर्व किया, तो उसके हिसाब से यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है। अगर यूनिवर्स एक्सपांड हो रही है तो थ्योरी यहीं से आ गई कि कहीं ना कहीं बिगिनिंग तो हुई है यूनिवर्स की। और ये भी एस्टिमेट लगा लिया गया कि यूनिवर्स की थ्योरी एक इनफाइनाइट टेस्टिमली स्मॉल पॉइंट से इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट से इसकी शुरुआत हुई है। एक डेंस पॉइंट था इनफाइनाइटली स्मॉल, जिससे कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, जहाँ एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, जिसको बिग बैंग कहते हैं। और उसके बाद यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड होना शुरू हुई, जो कि हमको अभी नज़र आ रही है एक्सपांड होते हुए। एक एक्सपांशन मोड में है फिलहाल यूनिवर्स। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया हमारे को। अब थियोलॉजी के हिसाब से अभी यूनिवर्स जो है वो क्रिएट तो हुई है। थियोलॉजियंस ने ये कहा कि यूनिवर्स की जो बिगिनिंग है वो हमको पता है गॉड ने किया है, तुम उसके बारे में बात करो। साइंस को कहा गया कि जो अभी हो रहा है, जो ऑब्जर्वेबल है, बिगिनिंग में क्या हुआ था इसके बारे में गॉड ने किया है। तो इस पर आर्ग्यूमेंट ये है कि गॉड ने या तो एकदम से किया, मतलब जो यूनिवर्स का जो मैटर है उसके अंदर एक बाहर से एक आउटसाइड फोर्स, एक आउटसाइड जो है थॉट उसके ऊपर आया, एक आउटसाइड फोर्स को लगा, जिससे कि यूनिवर्स के अंदर जो उस पॉइंट के अंदर एक्सपांशन हुआ, एक्सप्लोड हुआ और यूनिवर्स बन गई। सेकंड ये कि उस पॉइंट के अंदर अपने आप में ही इतनी टेंडेंसी थी एक्सपांड होने की, जिससे कि वो एक्सप्लोड हुआ। मतलब ये कि यूनिवर्स का जो शुरुआत है वो बाहर से किसी एंटिटी के थ्रू हुई है, या फिर खुद से ही उसके अंदर टेंडेंसी थी पैदा होने की। तो उसका मतलब काउंटर ये है कि खुदा ने खुद चाहा कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो और इस तरीके से इन्वॉल्व हो, तभी यहाँ तक पहुँची है। तो खैर ये क्वेश्चन अभी तक जो का यूँ रहा कि गॉड ने क्रिएट किया है यूनिवर्स को कि नहीं किया है। हमने ये बात ऑब्जर्व करेंगे इस बुक के अंदर कि हर पेज के ऊपर गॉड का नाम मेंशन है, हर पेज गॉड के बारे में बात करता है। पर कन्फ्यूजन ये ना हो कि गॉड को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि ये सारी जर्नी जो है बुक की, ये गॉड को डिनाई करने के लिए है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि यूनिवर्स ही सब कुछ है और मैटर ही सब कुछ है। ये हम समझेंगे इस बुक के अंदर। खैर, इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझ में आएंगी आगे चैप्टर्स में कि टाइम जो है वो यूनिवर्स की ही प्रॉपर्टी है और टाइम एंड स्पेस जो है वापस में एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं ये बात कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी मतलब ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं वो उसके अंदर फिट हो जाए, पूरा ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन को वो एक्सप्लेन कर पाए। सेकंड, जो फ्यूचर में होने वाला है
वो उसको भी एक तरीके से एक्सप्लेन कर पाए कि फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब जैसे एरिस्टोटल की थ्योरी है कि 4 एलिमेंट से जो है हर चीज़ बनी है, मैटर बना है, जैसे वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। पर ये तो बता तो देता है कि इससे हर चीज़ बनी है, पर प्रेडिक्शन नहीं कर पाता कि आगे क्या होने वाला है। वहीं इससे बहुत इजी थ्योरी न्यूटन की है, जो न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है। इस हिसाब से हम लोग बता भी सकते हैं कि ये मतलब सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, और सेकंड हम लोग प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं आगे आने वाले इवेंट्स का। मतलब अर्थ कहाँ मूव करेंगी, उसका क्या पोजीशन रहेंगी आगे चल के, मून की क्या पोजीशन रहेंगी, हम लोग इसके हिसाब से बता सकते हैं। तो मतलब एक सिंपल थ्योरी के बावजूद भी न्यूटन की थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और एक्सप्लेन करती है हर चीज़ को। मतलब ये एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है। एक थ्योरी एक्सेप्टेबल कब होती है, जब वो ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर पाए। अगर कोई ऑब्जर्वेशन उसके अपोज में जा रहा है तो वो थ्योरी फेल है, मतलब वहाँ पे। जैसे एक मरकरी की जो ऑर्बिट है उसको न्यूटन के जो लॉज है ग्रेविटेशन का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते पूरे तौर पे। उसका जो सेकंड फोसाई है जो उसका है, वो खुद भी एक ऑर्बिट में मूव करता है, एक फर्स्ट फोसाई के अराउंड। सो ये बात जो है न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पर जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इस बात को एक्सप्लेन कर देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर फिर भी हम न्यूटन की थ्योरी को ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। क्यों? क्योंकि वो सिंपल थ्योरी है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है न्यूटन की मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी से। वो लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देती है हमको। उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम जो हमारी जो जर्नी है, मतलब इस बुक की जो जर्नी है स्टीफन हॉकिंग की, उन्होंने ज़िंदगी इसी बात में लगा दी कि एक ऐसी थ्योरी हमको मिल जाए कि जो यूनिवर्स को प्रेडिक्ट कर पाए, उसकी बिगिनिंग को भी प्रेडिक्ट कर पाए और जो हो रहा है उसको भी प्रेडिक्ट कर पाए। अभी हम अलग अलग सेपरेट बाउंड्रीज़ में इसको स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, और एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बना के, कंस्ट्रेंट्स बना के उसको स्टडी करते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि अगर हम ऐसे कंस्ट्रेंट बना के स्टडी करेंगे मतलब हमको परफेक्टली पता नहीं है यूनिवर्स के बिगिनिंग के और इसकी इन चीज़ों के बारे में। इसलिए हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म उसी पॉइंट पर टाइम पे आके होंगी जब हमको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल जाएंगी। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जिसको हम बोलते हैं, जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती है। सेकंड ये कि हमने ये भी समझना चाहिए हमको कि 2 थ्योरीज अभी तक हमारे सामने आ गई है इसके अंदर। एक क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, जो कि पार्टिकल्स से डील करती है। मतलब एनर्जी को भी फोटॉन्स के अंदर पार्टिकल समझती है, और ग्रेविटी को भी पार्टिकल्स के अंदर समझती है, ग्रेविटॉन जिसको कहते हैं उसके हिसाब से। और हिग्स बोसॉन जो डिस्कवर अभी हुआ है, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो मतलब यूनिवर्स की बिगिनिंग और यूनिवर्स के अंदर जो हो रहा है इसको वो एक पार्टिकल एस्पेक्ट से देखती है। पर इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लार्ज डिस्टेंसेस पर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं रख पाती। वहीं जो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो लार्ज डिस्टेंसेस पर अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर पाती है और एक्सप्लेन भी कर पाती है यूनिवर्स को। पर माइन्यूटली, मतलब जो डिस्टेंस जहाँ कम है, एटॉमिक लेवल पे वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाती। मतलब ये 2 थ्योरीज अलग अलग डोमेन्स के अंदर चल रही है। जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ थ्योरी रिलेटिविटी काम कर रही है, जहाँ डिस्टेंस कम है, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस है, मतलब एटॉमिक लेवल के ऊपर, वहाँ क्वांटम थ्योरी डील कर रही है। तो मतलब अभी तक हमको दोनों को मर्ज करके एक क्वांटम थ्योरी ग्रेविटी एक पुटअप करनी चाहिए, जिसमें कि दोनों चीज़ें मर्ज हो जाए। वही इस बुक की जर्नी हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसको फिलहाल कहा जाता है कि स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे आगे चल के, वो उसके अंदर की स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। तो हम देखेंगे। इसके अलावा एक और बात है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम एक यूनिफाइड थ्योरी हम क्यों लाना चाह रहे हैं। कि इससे हमारी जो लाइफ है वो सुधरेंगी, कि साइंस ने हमारी लाइफ सुधारी है अभी तक? हाँ, सुधारी है। टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, हर चीज़ हमको मिली है। पर हो सकता है कि हम जो साइंस में जो डिस्कवरी कर रहे हैं, हो सकता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, कुछ ऐसा डिस्ट्रॉय कर ले अपने आप को इस साइंस के थ्रू। ये भी पॉसिबल है। तो सेम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के हिसाब से है कि अगर वो मिल भी गई हमको, तो क्या हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, या फिर हम अपने आप को किसी नुकसान के अंदर झोंक देंगे। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि जो उन्होंने अपने आप की जो मतलब जो अपना पॉइंट रखा है वो ऐसे रखा है कि जैसे डार्विन्स थ्योरी है कि जो इंडिविजुअल्स जो बाद में पैदा होते हैं, रिप्रोड्यूस जो होते हैं, उनके अंदर जो सिलेक्शन की जो थ्योरी है, मतलब द नेचुरल ऑफ सिलेक्शन जो होता है, वो होता है कि मतलब जो ज़्यादा डोमिनेंट, जो ज़्यादा सर्वाइवल इंजीनियर ज़्यादा है, वो अपने आप को स्टैब्लिश भी कर रख सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं अपने आप को। तो ऐसे साइंस का है, जो थ्योरीज आ रही है इसके अंदर, जो उस वक्त तक ये जर्नी चलती रहेंगी जब तक हमको एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं मिल जाती। तो शायद वो एक ट्रांसेंडेंस रियलिटी है हमारे लिए,
उस हद तक जाना कि अपने आप को जगाए रखना वहाँ तक पहुँचने के लिए, और नई नई डिस्कवरीज करते रहना इसके बारे में। सेकंड, हमारे अंदर टेंडेंसी भी ये है कि हम समझे कि हम कहाँ से आए हैं, जो हमने शुरुआत की थी अपनी बात की कि यूनिवर्स क्या है, और हमको जो हमारे अंदर जो एक जिज्ञासा है उसको जानने की, वो भी हमको इस थ्योरी की तरफ लेके जा रही है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरफ। तो उसके अंदर हम किताब के अंदर हम सब कुछ देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वांटम थ्योरी क्या होती है, पहले स्पेस एंड टाइम क्या होता है हम देखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स अलग अलग जो है, हाइजेनबर्ग कंस्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, बोहर्स मॉडल क्या होता है एटम का, उसके बाद हम रिलेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, और ऐसे हम हर चीज़ को देखेंगे। तो हम मेरे साथ बने रहिए आप इसके अंदर। और ये एक बुक आप भी पढ़ सकते हैं, इस बुक को, द थ्योरी ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।